नमस्कार। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इंडियन मुजाहिदीन का गठन हुआ और किस तरह से सिमी के पुराने कैडर्स को इकट्ठा करके उसमें कुछ हुजी के लोगों को मिला के, आफ्ताब के कैडर के कुछ लोगों को मिला के, कुछ पढ़े लिखे लोगों को साथ करके इंडियन मुजाहिदीन 2007 में बनाकर तैयार कर दी गई। और उसके बाद 2008 से लेके 2013 तक इन्होंने पूरे देश में जगह जगह बम ब्लास्ट किए। बहुत जनहानि बहुत हुई, बहुत सा नुकसान हुआ बाज़ारों में जहाँ जहाँ इन लोगों ने बम ब्लास्ट किए थे। मैंने आपको बताया कि उस समय इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, हरकतुल, जिसको होजी कहते हैं, हरकतुल जिहाद इस्लामी, और अल हदीसी, कुछ छोटे मोटे और आतंकवादी संगठन थे। इनके पुराने नए लोगों को पुलिस उठाती रही, इनके बारे में जानकारी करती रही, लेकिन दरअसल असली बात खुल के तब आई जब बाटला हाउस का एनकाउंटर हुआ। आतिफ अमीन जो इनका मेन लीडर था, जो फ्रंट से लीड करने वाला, जिसको कहते थे शूटर कहते थे, वो मारा गया और 2 लोग पकड़े गए। बात जब खुल के आई तो इसका पूरा सेंटर, पूरा हब आजमगढ़ निकला। आजमगढ़ में भी संजरपुर। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये शुरू कहाँ से हुआ और क्यों नहीं ये किसी की पकड़ में आए, क्यों इतने लंबे समय तक ये देश के अलग अलग हिस्सों में बम के धमाके करते रहे, लोग मरते रहे। मैंने आपको बताया था कि 2008 में जयपुर का सीरियल बम ब्लास्ट, बेंगलोर का ब्लास्ट, अहमदाबाद का सीरियल बम ब्लास्ट, 2008 में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बम धमाके, 2010 में पुणे का धमाका, 2010 में ही जामा मस्जिद का धमाका, 2010 में बनारस में शीतला घाट का बम ब्लास्ट, और फिर उसके बाद 2011 में मुंबई का सीरियल बम ब्लास्ट। उसके बाद लास्ट 2013 में बोधगया का बम ब्लास्ट। ये पूरी कहानी ही शुरू हुई। अच्छा, उसके बाद फिर जब ये बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद पता लगा तो पूरी टीम, जैसा मैंने आपको बताया था कि संजरपुर, आजमगढ़ में अलग अलग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, अलग अलग राज्य के लोग वहाँ लगे। और जितना कोऑर्डिनेशन उस समय राज्यों की पुलिस के बीच, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के बीच, केंद्रीय जांच एजेंसीज़ के बीच रहा, वैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। बेसिक जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की एटीएस को दी गई थी कि चूँकि वो ग्राउंड लेवल के हमारे उसमें काम करने वाले थे, अच्छे इन्वेस्टिगेटर थे, बहुत अच्छा फील्ड स्टाफ था, जो ज़मीन पर जाकर किसी के बारे में पता करना, उनके आस पड़ोस के बारे में पता करना, उनके टेलीफ़ोन नंबर ज्ञात करना, टेलीफ़ोन नंबर के एनालिसिस करना, इन सब का काम हम लोगों को दिया गया। अगर इनके कोई कांटेक्ट देश के बाहर के लोगों से हैं, देश के बाहर जो संगठन काम कर रहे हैं, अगर ये उनके इशारे से हैं, तो उनके नंबर्स और उनके बारे में सारी जानकारी दिल्ली की स्पेशल सेल और जो केंद्रीय सूचना एजेंसीज़ हैं उनके ज़िम्मे की गई थी। बाकी जो इनपुट्स थे जयपुर से, बाकी इनपुट अहमदाबाद से, बाकी इनपुट हैदराबाद से और बेंगलोर से, पूना और बोधगया से, वो इनपुट्स उनके उनके जो संबंधित अधिकारीगण थे उनको दिए गए। मैंने ये भी बताया था आपको कि हमारी टीम वहाँ किसी एक विभाग के सर्वे की टीम के रूप में, उस छद्म रूप में वहाँ संजरपुर में बहुत लंबे समय तक टिकी रही और शायद इसी वजह से हम सही आदमियों तक पहुँचने में कामयाब हो गए। वैसे तो उस एनकाउंटर में 2 लोग मारे गए, एक बाद में पकड़ा गया, एक सरेंडर हो गया, ये सब आपने सुना होगा। उसके बहुत ढेर सारे और लोग भी पकड़े गए, लेकिन 3 मेन ऑपरेटिव
जो इंडियन मुजाहिदीन का जिनको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, या जो शुरुआत से रहे, जो सभी में रहे, जो आर्किटेक्ट रहे इंडियन मुजाहिदीन के, और जिन्होंने इस पूरी पूरी टीम को बनाकर खड़ा किया था और जगह जगह ब्लास्ट कराए थे, वो थे सलमान उर्फ छोटू। ये इसका उर्फियत इसकी आकिब, समीर, राहुल, ये सब थी। ये संजरपुर सराय मीर आजमगढ़ का रहने वाला था, वही संजरपुर जिसके बारे में उस वक्त के तमाम चैनल्स में, अखबारों में, इन सब में आपने सुना था। और बाद में जब इसकी राजनीतिक रूप से तमाम और चिल्लपों इसकी होने लगी तो बहुत ढेर सारे लोग वहाँ गए भी थे। दूसरा को वहाँ का आजमगढ़ का ही था शहजाद उर्फ पप्पू। ये जलंधरी मोहल्ले जो शहर में ही है, कोतवाली थाना क्षेत्र के, वहाँ का रहने वाला था। और तीसरा असद खान, इसको असदुल्ला हड्डी के नाम से भी जाना जाता है। ये सब आजमगढ़ के थे। और ये शुरुआत कैसे हुई इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये कैसे शुरुआत हुई और कैसे एक एक करके इन्होंने अपना अमला बढ़ा दिया और एक के बाद एक बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं इन्होंने पूरे देश में की। ये तीनों फिर अरेस्ट हुए। सलमान उर्फ छोटू को दिल्ली पुलिस यूपी एसटीएफ के कंबाइंड ऑपरेशन में पकड़ा गया। इसे रिमांड पर एटीएस, यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा। एटीएस ने इसको रिमांड पे लिया क्योंकि उत्तर प्रदेश की कई एक घटनाएं थीं। बेसिक इसका पर्पस भी था कि हमारी पूरी टीम संजरपुर और आजमगढ़ में कैंप करके इसके बारे में पता कर रही थी और सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में इकट्ठा करके अलग अलग एजेंसीज़ को उपलब्ध कराई गई थी। छोटू जब आया रिमांड पर एटीएस मुख्यालय में तो उससे बहुत ही लंबी पूछताछ की गई कि दरअसल शुरुआत कहाँ से हुई थी। इसके बारे में जो ये बताया कि बहुत इसकी जन्मतिथि 1992 की है और इसके पिता का नाम मोहम्मद शकील था। इसके मुस्लिम शेख है। इसकी उम्र उस समय जब पकड़ा गया था 18-19 साल थी। 4 भाई है। 4 भाइयों में ये सबसे छोटा 5 वर्ष का है उबैदुर रहमान, और अरमान शेख नंबर 2 पे 14 वर्ष का, और अजीज़ुर रहमान 10 साल का था। ये इसके 4 चाचा थे और चारों चाचा इसके अलग अलग रहा करते थे। इनके चाचा कलीम ने इसकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा के लिए इसको मुंबई बुलाया और मुंबई में ही ये बांद्रा ईस्ट कॉलोनी वाली गली में रह के इसके चाचा सरकारी म्यूनिसिपल विभाग में नौकरी करते थे और वहीं पर खैर नगर म्यूनिसिपल स्कूल में ये कक्षा 1 से 7 तक पढ़ा। चूँकि वहाँ कक्षा 7 के आगे स्कूल नहीं था, वहाँ से ये 8वें में इसने पुरुषोत्तम हाई स्कूल में 8वें में इसमें एडमिशन लिया, लेकिन 8वें में ये फेल हो गया। चाचा इसके जो कलीम थे इसे काफ़ी शिद्दत से, काफ़ी मेहनत से इसको पढ़ाते थे। जब ये फेल हो गया तो बहुत नाराज़ हुए। इसने उस समय इच्छा व्यक्त की कि मेरा मन यहाँ बम्बई में नहीं लगता, मुझे वापस घर जाना है। ये 2005 में वापस संजरपुर आ गया। संजरपुर में ही यहाँ इसने डेमरी इंटर कॉलेज में 2005 में हाई स्कूल में एडमिशन ले लिया। धीरे धीरे इसकी वहाँ के संजरपुर के लोगों से पहचान होने लगी और उसमें ही उस गांव में संजरपुर में एक इस्लामिक लाइब्रेरी भी है। जो सराय मीर बहुत पुराना कस्बा है आजमगढ़ का और उस ज़माने में आज़ादी के पहले से भी यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम धार्मिक एक्टिविटीज़ होती रही हैं। उसी लाइब्रेरी का एक मेंबर था सैफ, जो संजरपुर का ही रहने वाला था। दूसरा था वहाँ एक लड़का हामिद और तीसरा था मोहम्मद शादाब। ये सब संजरपुर के रहने वाले थे और शादाब शिवली इंटर कॉलेज आजमगढ़ शहर में है, बहुत पुराना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ से ग्रेजुएशन कर रहा था। ये सभी एक्टिव थे और मोहम्मद सैफ ये धार्मिक क्रियाकलापों में बहुत ज़्यादा एक्टिव था। ये बीए कंप्लीट नहीं कर पाया था। हर रोज़ सलमान उर्फ छोटू जिस रास्ते से जाता था वहाँ सैफ के साथ ही निकल जाता था, सैफ के साथ आजमगढ़ शहर जाता था। सैफ ने एक दिन इसको एक किताब दी जिसमें नमाज और इस्लाम के बारे में बताया गया था। वो फिर इसको मस्जिद में बुलाने लगा और हदीस और तमाम और जो इस्लामिक लिटरेचर है उसके बारे में बताने लगा। सैफ ने सबसे पहले कहा कि तुम्हें फ़िल्म देखना बंद करना होगा।
सलमान छोटू को फिल्म देखने का बहुत शौक़ था और वेस्टर्न म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक़ था, लेकिन सैफ ने ये दोनों ही शौक़ उसके बंद करा दिए कि ये इस्लाम के विरुद्ध है, ना तो तुम फिल्में देखोगे ना तुम वेस्टर्न म्यूज़िक सुनोगे। उन्होंने फिर इस्लाम के फ़र्ज़ उसको बताए, वही फेमस आप सभी लोग जानते हैं जो इस्लाम के फ़र्ज़ हैं। उसमें बाकी सब चीज़ों के अलावा जो अंतिम फ़र्ज़ उसने बताया जिस पे वो बार बार उसको जिसके बारे में वो बार बार उस पर दबाव बनाता था, वो था जिहाद, और अपने जान माल के लिए जिहाद करना बहुत ज़रूरी था। नमाज के सिलसिले में, रोज़ा रखने के सिलसिले में, बाकी सब चीज़ें बताने के बाद वो बार बार यही करता था कि जिहाद रखना ये हमारा फ़र्ज़ है और जिहाद करना हमारा फ़र्ज़ है, और जिहाद के बिना कोई मुस्लिम नहीं माना जाता। ऐसा उस समय हम लोगों को सलमान छोटू ने बताया था। सैफ ने अपनी बात को और मजबूत करने के लिए तमाम ढेर सारी कटिंग्स पेपर की उसने एक फ़ाइल में बना रखी थी, जिसमें गुजरात के दंगे, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुए दंगे, भागलपुर के दंगे, और इन सब को दिखा के और उसकी स्पीच, ये उसकी बनी बनाई एक स्पीच है, इन लोगों को अलग से बुला के सैफ और उसके साथ के सलमान और छोटू और उसके साथ के 2 बच्चों को सुनाया करता था। ऐसा बार बार सुनने के बाद सलमान और छोटू को धीरे धीरे गुस्सा आने लगा और वो सैफ को अपना गुरु या अपना बॉस या अपना मेंटर कह लीजिए, और सारे सवाल जो उसके मन में आते थे वो सैफ से पूछता था और सैफ उसका जवाब दिया करता था। इसी बीच सैफ को कहीं से मौलाना मसूद अजहर की तकरीरें मिल गईं। मौलाना मसूद अजहर की तकरीरों को वो उस पर टेप रिकॉर्डर पर इन लोगों को सुनाता था, और उसने कहा कि जो तुम अंग्रेज़ी संगीत सुनते हो, इंग्लिश सॉन्ग सुनते हो, इन सब को छोड़ के तुम्हें जितनी कैसेट चाहिए इन तकरीरों की मौलाना मसूद अजहर की, वो तुम्हें दे दूँगा। जब भी तुम्हें अंग्रेज़ी सॉन्ग की तलब लगती है इसे सुनो, तो ये इंग्लिश म्यूज़िक, वेस्टर्न म्यूज़िक और अंग्रेज़ी संगीत ये सुनना बंद कर दोगे। धीरे धीरे यही हुआ भी, और सलमान उर्फ छोटू ने ये अंग्रेज़ी संगीत सुनना बंद कर दिया। उसने 1992 के मुंबई ब्लास्ट के बारे में भी बताया, और बताया कि वहाँ चूँकि मुसलमानों को बहुत तंग किया गया था, इसलिए मुंबई का ब्लास्ट कराया गया था। और फिर उसने कहा कि हम लोगों को भी बम ब्लास्ट करना होगा। पहली बार सैफ के मुंह से ये बात सुन के वो थोड़ा सा, उसका ये कहना था कि वो मैं दंग रह गया, और उसने ये भी कहा कि इसके लिए हमें और तुमको अफ़गानिस्तान चलना पड़ेगा। बिना किसी बात को सोचे हुए सलमान और छोटू ने उसके साथ अफ़गानिस्तान चलने की बात स्वीकार कर ली। जब ये लोग वहाँ से बाहर निकले तो इसने कहा कि भाई कब चलना है, कैसे क्या प्रोग्राम बनाना है। इस पर सैफ ने कहा कि मैं तुम्हारा टेस्ट कर रहा था कि इतने दिन तुम्हारे साथ मैंने बातचीत की, तुमने हमारे 2 कहने माने। एक तो तुमने फिल्में देखनी बंद कर दी, दूसरे तुमने म्यूज़िक सुनना बंद कर दिया। मैं ये देख रहा था तो क्या तुम लंबी दूरी की जो कार्रवाई है, जो बहुत दूर तक हम लोगों को चलना है, उसके लिए तैयार हो पाओगे कि नहीं। ये मैंने तुमको देख लिया, अब तुम बिल्कुल तैयार हो, अब हमें अपना काम शुरू करना चाहिए, मैं तुमको आजमा रहा था। उसके बाद वो दोनों खुल के बातें करने लगे, और फिर 2006 में सैफ ने कहा कि अब हम लोग चलते हैं, हम लोग ब्लास्ट करेंगे बनारस में। वहाँ पर जाने के लिए उसने मुलाकात कराई सादिक उर्फ यासिर, साजिद की, और कहा कि हम लोग बनारस सब लोग चलेंगे, और सादिक, साजिद, सलमान और सैफ ये सब वहाँ से संजरपुर स्टेशन, रेलवे स्टेशन से चले और बनारस रेलवे स्टेशन पे उतर गए। वहाँ सैफ ने अपने बम बनाने के लिए एक जो टाइमर बनता है उसके लिए जेब से घड़ी निकाली, और सैफ को टाइमर लगाने के बारे में बताया सादिक ने, और ये तय हुआ कि सादिक ये इसका टाइमर लगाने का जो तरीका है वो सबको बता देगा, और ख़ुद पहली बार टाइमर लगाएगा जिससे हम लोग इसको देख लें। सैफ वो सादिक को बाज़ार छोड़ने गया और वापस आया तो उसने साजिद, बड़ा साजिद जिसको कहते थे, उसको 2000 रुपये दिए और कहा कि 7-8 बजे सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे, हम लोग फिर से ये वापस ही सब बात करके वहाँ से जगह देख के वापस लौट आए संजरपुर।
अगले दिन फिर ये बस स्टैंड पर उतर के, पहले इन्होंने बस पकड़ी, बस स्टैंड से उतर के पैदल आसपास के इलाकों को घूमा। वाराणसी घाट पर ये रिक्शा ले गए और रिक्शे से वहाँ वो घूमते रहे। फिर दोनों ने ब्लास्ट की जगह देखी, कोई जगह उनको ठीक नहीं लगी। फिर उन्होंने बस स्टैंड में किसी बस में बम रखने के लिए जगह को चुना और वापस आ गए। अगले दिन सादिक सैफ के बाजू के घर में जो मस्जिद है वहीं जिम है एक छोटी। बाद की भी सारे ब्लास्ट की प्लानिंग, जब इन्होंने दिल्ली वाला ब्लास्ट किया था उसके पहले जो ब्लास्ट हुए थे उनकी सब प्लानिंग उसी जिम में हुई थी। उसमें मटेरियल इन्होंने मंगा कर रखा जिसमें लाल रंग का अमोनियम नाइट्रेट था। कागज़ की कुछ पैकिंग में और जो सामान था वो निकाल कर रखा। सादिक ने 2.5 किलोग्राम का एक कुकर था, उसमें उस सामान को भरा और उसी में डेटोनेटर रख दिया और उसके टाइमर को कनेक्ट कर दिया। ऑफ ऑन की स्विच भी लगा दी, खाली उसमें अब बैटरी लगाना रह गया था। लगभग 1.5 घंटे में ये कुकर तैयार हो गया। कपड़े का एक बैग में इन्होंने, जो नीले रंग का था, उसमें पैक कर दिया और फिर घर चले गए। अगले दिन सैफ, अब सलमान का ऐसा कहना था कि मुझे हल्का हल्का डर लगने लगा कि ये इतना बड़ा काम बता रहा है, अगर हम लोग फंसेंगे तो कोई हम लोगों की बचत नहीं होगी। अगले दिन जो टाइम दिया गया कि सुबह हम लोग बस से फिर चलेंगे बनारस, जहाँ पे हमने जगह देख रखी है वहाँ हम इसको लगाएंगे, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन सैफ घर गया और बैग लेके गया था। वहाँ पर इसने सैफ को अपने साथ लिया, साजिद को साथ में लिया और फिर ये चेक पोस्ट आ गए। रोडवेज़ की बस में बैठ के 2.5 kg वाले इस कुकर को बैग में रख के अपने साथ बनारस पहुंच गए। ये तय हुआ कि बस में हम इस बम को लगा देंगे और उससे जो नुकसान होगा हमको पता लग जाएगा। 4 बजे लगभग बम को लगाना था। रोडवेज़ की बस में बम रखने के लिए सैफ गया और बम रख कर चला आया। बस से वापस संजरपुरी लोग आ गए। पूरा रात इस वेट किया, अगले दिन अखबारों में देखने की कोशिश की, लेकिन कोई समाचार ऐसा नहीं मिला, कोई न्यूज़ नहीं आई इससे इन लोगों को पता लगे कि बम विस्फोट का आखिर हुआ क्या। और फिर तीनों सुबह फिर इकट्ठा हुए। सादिक के घर के सामने एक छोटा सा छपरेल था और उसी के पीछे तालाब था। तालाब में बैठ के इन लोगों ने पूछा, सलमान ने पूछा कि क्या हुआ सैफ भाई आपने, और सादिक ने इसमें सारा मटेरियल लगाया था, आखिर क्या ऐसी बात हुई कि हमारा काम नहीं हुआ। इस पर सैफ ने जवाब दिया कि लगता है हमारा मटेरियल ठीक नहीं था और वहाँ से ये लोग बम्बई चले गए। इसका एक और हम आपको बता दें कि जब ये बस अपने गंतव्य तक पहुंच गया, कंडक्टर ने देखा कि एक इसमें नीले रंग का बैग किसी का छूट गया है। उसको खोल के उसने देखा एक कुकर था। बाकी बस में कोई सामान छूट जाता है तो आप समझ ही रहे हैं कि उसका क्या हश्र होता है। वो कंडक्टर उस बैग को लेके अपने घर चला गया। घर जाके जब उसने उसको खोला तो उसमें टाइमर देखा, उसमें डिटोनेटर देखा और एकदम घबरा गया। उसने पुलिस को फ़ोन किया, पास की चौकी इंचार्ज को बुलाया और उन्होंने कहा साहब ये इसमें रखा हुआ था। खैर उन्होंने उसका, चौकी इंचार्ज ने फ़ौरन उसको देखा, बोले अच्छा ठीक है हम किसी से चेक कराएंगे। चौकी इंचार्ज अपने साथ ले गए उसे और फिर अपने ही घर में, अपने मकान में, अपने बेड के नीचे वो कुकर, पैक किया हुआ कुकर जो नया जैसा लगता था, उसको रख दिया। उसकी वो संवेदनशीलता को ये नहीं समझ पाए कि इसमें आगे भी पता लगाने की आवश्यकता है कि ये कहाँ से आया था, कौन चढ़ा था। 3-4 दिन बाद जब उसको ऐसा लगा कि नया कुकर है ये, उसको खोला तो उसके भी होश उड़ गए। उसने इंस्पेक्टर को बताया। फ़िलहाल ये हुआ कि इसमें आगे बहुत विवेचना करनी पड़ेगी। अभी तक इसके बारे में किसी ने कोई शिकायत नहीं की है। ये लावारिस बैग उसमें पड़ा हुआ था, चुपचाप उसके मटेरियल को उसमें से गिरा के, हटा के, और इस बात को चुपचाप ये लोग पी गए। इसके बाद फिर ये लोग इकट्ठा हुए वहीं संजरपुर में और इन्होंने कहा कि ये मटेरियल गड़बड़ था, बाहर से मटेरियल मंगाना पड़ेगा हम लोगों को। और अब की बार इन्होंने तय किया कि हम गोरखपुर में ब्लास्ट करेंगे। गोरखपुर में ब्लास्ट करने का जो इनका आइडिया था, वो सैफ का ये कहना है कि इस समय गोरखपुर में तमाम बड़ी घटनाएं, उस समय उसका कहना है जो कटिंग उसने रखी थी कि मुसलमानों के साथ कुछ वहाँ जाती हुई है
और किसी गौकशी की घटना को लेके किसी मुस्लिम बस्ती या मुस्लिम गांव में काफ़ी तांडव लोगों ने किया था। उसी के अलग अलग अखबारों की, खासकर उर्दू अखबारों की कटिंग बैठ के इन लोगों ने पढ़ी, एक दूसरे को बताया और तय किया कि बनारस से ज़्यादा ज़रूरी इस समय गोरखपुर में बम ब्लास्ट करना है। इस फेल्ड अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट जो इनका फेल हो गया, बस में इन्होंने लगाया लेकिन वो विस्फोट नहीं हुआ। इसके बाद ये लोग बैठ के आतिफ के गांव में, वहाँ पर सैफ, सलमान छोटू और आतिफ, ये तीनों ने बैठ के वहीं संजरपुर में ये बात की कि कैसे हम लोग वहाँ का काम करेंगे। फिर सैफ, आतिफ और आतिफ अमीन की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, और छोटू, ये तीनों ही बैठे और वहाँ से गोरखपुर के लिए बस में बैठ के निकल गए। रैकी के लिए आजमगढ़ बस स्टैंड से रोडवेज की बस से गोरखपुर बस स्टैंड को गए। वहाँ रिक्शे से बाजार आए। आतिफ ने जगह देखा, वहाँ सबसे पहले गोलघर चौराहा आया, जो मेन वहाँ का चौराहा है। उसके रास्ते से आगे निकलने पर एक पेट्रोल पंप आया और पेट्रोल पंप वाली जगह से ही दूसरा आगे जाने पर एक मुख्य चौराहा है, जहाँ उस समय उसने देखा कि ट्रैफिक जब बंद हो जाती है तो चारों तरफ ज़्यादा ट्रैफिक इकट्ठा हो जाती है और कम से कम चारों रोड्स पर, यानी 2 रोड चल रही हों और 2 बंद हों जिस समय, उस समय करीब 100 लोग एक साथ वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो पहला तो ट्रांसफार्मर देखा इन्होंने, वो थोड़ा निर्जन स्थान पे था। उसके आगे एक पेट्रोल पंप देखा और तीसरा वो उसी के आगे पर चौराहा इन लोगों ने देख लिया। इन लोगों ने जगह देख के फाइनल कर ली और शाम की बस में बैठ गए। फिर वापस संजरपुर आ गए। संजरपुर पहुंचते ही नंदाव मोड़ पर उसने सलमान, सैफ और शादाब को आतिफ ने बुलाया और आतिफ ने कहा कि हमने अब दूसरी जगह से मटेरियल मंगा लिया है। वो मटेरियल हमारे पास आ गया है जो पैक्ड डिब्बों में था। वहाँ ये तय किया गया कि आतिफ, ये 3 डिब्बों में जो रखने वाला सामान है, इस बार कुकर का उन्होंने कहा कि कुकर एक बार पकड़ा गया है, हो सकता है कुकर के बारे में पुलिस को जानकारी हो, अखबार में छप न पाया हो, चोरी चोरी चुपचाप इसकी चेकिंग कर रही हो, इसलिए कुकर का ले जाना ठीक नहीं है। इसमें इन लोगों ने दूध के डिब्बे, जो 2-2 लीटर के दूध के डिब्बे होते हैं, सुबह सामान्य रूप से लोग अपने साइकिल में टांग के दूध लेने के लिए जाते हैं, दूध लेके आते हैं। अपने ही मन से उन्होंने कहा कि इस डिब्बे में हम सामान लगाएंगे, इसको एक झोले में टांग के वहाँ रख देंगे और सब में टाइमर लगा देंगे। इन 3 डिब्बों में वो डिटोनेटर रखा गया, अमोनियम नाइट्रेट जो पैक्ड था उसको रखा, उसमें तार को बाहर निकाला, स्विच ऑफ ऑन का लगाया, टाइमर वाली जो घड़ी होती है, इसकी जो बैटरी से चलने वाली घड़ियाँ होती हैं, वो लगा दी और ऑफ़ करके उसकी बैटरी बाहर निकाल दी। वहाँ पर 3 पैकेट बनाए गए और छोटू को ये कहा गया कि वो एक ट्रांसफार्मर के पास रख ले। इसके पहले ये तीनों लोग साइकिल की दुकान पे गए। 1800 रुपये की एक जगह और 1600 रुपये की, 1650 रुपये की, 1650 रुपये की 2 जगह से इन्होंने हिंदू नाम से 3 नई साइकिलें ली। तीनों समीर नाम से साइकिल खरीदी थी सलमान उर्फ छोटू ने, जो बाद में, चूंकि इस मौके पर हम और हमारी पूरी टीम गई थी, हम लोगों ने अच्छे से पूरा तीनों जगह देखी थी और उस जगह पे बम रखने के पीछे क्या कारण हो सकता है ये भी देखा था और ये देखा था कि ये मटेरियल इसमें बहुत पर्याप्त था, लेकिन फिर भी सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। खासकर पेट्रोल पंप वाले स्थान पे जो बम लगाया गया था, अगर वो ज़्यादा तेज़ी से फटता तो पेट्रोल पंप के टैंक में आग लगती और फिर वो कहर बरपा हो जाता उस शहर में। बीच में एकदम पेट्रोल पंप था। जो लोग 2006 की उस घटना के समय गोरखपुर में होंगे वो सब जानते होंगे कि कहाँ कहाँ पर ये बम लगाए गए थे। पहला बम सलमान उर्फ छोटू ने ट्रांसफार्मर पर रखा, दूसरा सैफ को रखना था पेट्रोल पंप के पास और तीसरा शादाब को रखना था उसी लाइन में आगे उस चौराहे के पास। आतिफ ने बम कहीं नहीं रखा। एक सलमान उर्फ छोटू को दिया, एक सैफ को दिया और एक दिया इसको शादाब को। इन्होंने बीच में उसका एक जो
बोरी वाले कपड़े की एक बैग होता है जिसमें ऊपर लकड़ी की डंडियाँ लगी होती हैं। लोग सामान खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बाहर उसमें कोई मोहर भी लगा था। बाज़ार में कहीं इनको मिल गया और वो तीनों बैग लेके उसमें तीनों जो दूध के केन थे, 2.5-2.5 3-3 लीटर के, जिसमें ऊपर एक टांगने वाला वो भी बना होता है, जिसको कहते हैं, जिस पे दूध रख के लोग टांग के उसे ले जाते हैं। स्टील का एक मोटी सी एक मोटा सा तार होता है जिसको हैंडल कहते हैं। उस हैंडल को लेके और पहला सलमान ने उसके ट्रांसफार्मर के बगल में लगा दिया। देखिए इसके पीछे इनका जो रीज़न था, जो इंट्रोगेशन के दरमियान पता लगा कि शाम को ये विस्फोट होगा। ट्रांसफार्मर में जैसे ही विस्फोट हुआ, ट्रांसफार्मर जल जाएगा, चारों तरफ बिजली का हाहाकार मच जाएगा, पब्लिक बाहर निकलना शुरू करेगी। इसी बीच में उसके पास पब्लिक आएगी ट्रांसफार्मर के पास कि क्या हुआ, बिजली वाले भी आएंगे। इसके 5 मिनट बाद पेट्रोल पंप वाला विस्फोट होगा, जब वहाँ 15-20 लोग, 50 लोग, जो वहाँ अमूमन होता है कि ट्रांसफार्मर दगने के बाद, फटने के बाद, विस्फोट होने के बाद लोग देखने आते हैं कि क्या हो गया इसमें, बिजली की सप्लाई बंद हो गई। इसके बाद पेट्रोल पंप वाला ब्लास्ट होगा। 3, 4 या 5 मिनट का डिफरेंस पे उसका टाइमर फिक्स किया गया था। और उसके बाद लोग भागने की कोशिश करेंगे, उस चौराहे पे चारों तरफ की भीड़ इकट्ठा होगी, चौराहे का बम ब्लास्ट कर जाएगा। ये तीनों इन लोगों ने अपनी अपनी जगह पे रख दिया और आतिफ इन तीनों के उस एक्टिविटी को वॉच करता रहा। ये लोग वहाँ से फिर साथ गए, साइकिल करके लगा दिया। लगने के बाद ये वहीं से बस से बैठ के आजमगढ़ आ गए। जब ये रास्ते में थे तभी सवारियों के पास फ़ोन आने लगे कि कोई ब्लास्ट हुआ है, बहुत गंभीर ब्लास्ट हुआ है। ये सुन के इनके सबके चेहरे पे, चारों जो गए हुए थे, सलमान छोटू, आतिफ अमीन, सैफ और साजिद, इन तीनों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, खिल गए चेहरे इनके। पहला हम लोगों ने जो टेस्ट किया था वो फेल हो गया था, अब की बार के टेस्ट में हम पास हो गए। ये बहुत बेसब्री से अखबार का इंतज़ार करने लगे कि कितने लोग मारे गए, लेकिन सवेरे इनको ये पता लगा कि सिर्फ एक आदमी मरा। फिर ये वहीं साजिद के घर के सामने जो झोपड़ी है वहाँ इकट्ठा हुए, वहाँ से सीधे पैदल चल के उस तालाब के किनारे पहुँचे और फिर वहाँ कहा कि अब की बार क्या गड़बड़ हो गई, नुकसान इतना कम क्यों हुआ। जब मटेरियल पूरा लगाया गया था, ब्लास्ट भी प्रॉपर हुआ, धुआं भी खूब निकला, जैसा अखबार में निकला था, एक एक चीज़ पढ़ के वो उसको डिसाइड करने लगे, तो फिर आखिर ये नुकसान क्यों हुआ। मौके पर जब हम लोगों ने देखा तो तीनों डिब्बे जो दूध के थे वो मिल गए, छत विछत थे। हुआ दरअसल ये था कि इन्होंने ऊपर से उसको बंद किया, उस लॉक करने की कोई उसमें संभावना नहीं थी, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से उसे कागज़ में जोर से, ये समझ के कि अगर जितना चारों तरफ से बंद रहेगा विस्फोट उतना तगड़ा होगा, उसके कैप को कस के टाइट कर दिया। लेकिन दरअसल वो जो गर्दन वाला हिस्सा होता है, उसका जो दूध का जो डिब्बा होता है, गर्दन का हिस्सा जब उसके मेन बॉडी पे मिलता है तो जोड़ होता है उसमें, जो दिखाई नहीं देता। जोड़ क्या होता है कि दोनों तरफ के ऐसे क्लिपिंग फंसा दी जाती है, ऊपर के टीन की और नीचे की टीन की, और उसको रोलर पर चढ़ा दिया जाता है। तो वो बाहर से ही नहीं दिखाई देता कि इसमें कोई रांगे का या किसी चीज़ का जोड़ है, लेकिन वो जोड़ इतना स्ट्रांग होता है कि उससे दूध अगर ऊपर तक आप भर दीजिए तो उसमें रिसाव उसका नहीं होगा। जब प्रेशर बना, डिटोनेटर ने जब अमोनियम नाइट्रेट पे प्रेशर बनाया, उसके भीतर कीलें भी लगा दी थी इन्होंने, जो सामान्य कीलें होती हैं, कील जो दीवार में ठोकने वाली, वो भी कम से कम 50-50 ग्राम कील उसी के साथ लगा दी थी, ताकि कील चारों तरफ उड़ेगी, लोगों को लगेगी तो नुकसान ज़्यादा होगा। उस प्रेशर में पहले वो जोड़, चूँकि वो रांगे से नहीं होता है, सिंपल उसको जैसे वो कहते हैं ना, ऐसे ऐसे फंसा हुआ और रोलर से चिपका हुआ। आप कभी भी जिसके पास दूध वाला ये डिब्बा हो जिसमें ऊपर गर्दन सुराही नुमा होता है, एक तो डिब्बा प्लेन होता है कि एक तरह की बॉडी उठी, उसी के ऊपर ढक्कन लग गया, एक होता है कि नीचे से ऐसे आया, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। वो जो गर्दन के डिब्बे वाला है, अगर आप देखेंगे तो उसमें गर्दन और मेन डिब्बे के बीच की जो जगह होती है वो इस तरह से उसको बिना वेल्डिंग के ही उसको दबाव से जोड़ा हुआ होता है ताकि वो निकल न सके। जैसे ही वो गर्म हुआ, वो उस जोड़ से ही वो डिब्बा फट गया
तो उसमें बहुत इम्पैक्ट नहीं आया। लेकिन 2-3 दिन तक ये लोग इसी बात की विवेचना करते रहे कि आखिरकार इसमें नुकसान कम क्यों हुआ। फिर इस नतीजे पे पहुँचे कि शायद डिब्बे की वजह से ऐसा हुआ हो, कमज़ोर टीन का था, अगली बार से हम लोग प्रेशर कुकर ही इस्तेमाल करेंगे। प्रेशर कुकर में दबाव बनने के लिए ज़्यादा स्कोप होता है और उसकी बॉडी भी बहुत मजबूत होती है। जब वो विस्फोट करेगा तो हमें ज़्यादा इसका इम्पैक्ट मिलेगा। इसके बाद जब बम लगा के लोग चले आए, उसके बाद एक खबर फिर इन लोगों ने अखबार में पढ़ी कि बनारस में जो 2006 में विस्फोट हुए थे उसके उस पे दशाश्वमेध घाट पे, उसमें फूलपुर के एक जैश ए मोहम्मद के पुराने ऑपरेटिव वलीउल्लाह उसमें अरेस्ट हुआ था। वलीउल्लाह को एक पेशी में लखनऊ लाया गया, जब तो लखनऊ में वकीलों ने पेशी से पहले उसकी पिटाई कर दी और यह खबर सभी अखबारों में निकली कि वलीउल्लाह की पिटाई की गई और कोई वकील उसकी केस की पैरवी करने को कोर्ट में तैयार नहीं है। ये पढ़ के इन तीनों ने कहा कि अब तो सबसे पहले कोर्ट्स में जहाँ वकील बैठते हैं वहाँ पर बम विस्फोट करना है, इनको सबक सिखाना है कि इन्होंने उसको पुलिस की कस्टडी में इतना मारा है कि उसे काफ़ी चोटें लगी हैं। और फिर वहीं इन लोगों ने बैठ के डिसाइड किया कि हम कैसे कैसे तीनों कोर्ट्स में बम लगाएंगे जिससे ज़्यादा नुकसान हो, और अब की बार हम फिर उसी कुकर में ही इसको प्लांट करेंगे ताकि ज़्यादा इम्पैक्ट हो, ज़्यादा नुकसान हो। आज बस इतना ही। बाकी जितने और घटनाओं में सैफ, अमीन, छोटा साजिद, आतिफ अमीन, छोटा साजिद, बड़ा साजिद, सादिक, ये जितने लोग इसमें, अब इनका दायरा बढ़ता गया। कोर्ट का ब्लास्ट किया, उसके बाद फिर आगे की बातें मैं बताऊंगा और किस तरह से फिर ये संजरपुर से बनारस में जो इन्होंने ट्रायल किया, बम रखा, वापस संजरपुर आ गए। गोरखपुर में जो इन्होंने ट्रायल किया, बम रखा और वापस संजरपुर आ गए। अब ये संजरपुर से जब ये निकलेंगे बाहर और फिर बम्बई, जयपुर, फिर दिल्ली और फिर अहमदाबाद, इन सब जगह जाएंगे, अपना दायरा इन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। इसी बीच में इनके मेंटर ने लोगो बना दिया, वाईफाई हैक करने वाले लोग मिल गए इनको। हर घटना के पहले या हर घटना के तुरंत बाद सभी टीवी चैनल्स को मेल जाने लगे जिसमें बाकायदे इंडियन मुजाहिदीन का लोगो बना हुआ, जिसमें घटना के ब्लास्ट के पहले की साइकिल में रखे हुए बम की तस्वीरें, ये सब भी भेजने लगे। इतना मन बढ़ गया इन लोगों का। आज बस इतना ही। अगले अंक में बहुत बहुत धन्यवाद।